Students, we are going to see the characteristics of agriculture sector on the eve of independence in detail. The first one is low production and productivity. ब्रिटिशर्स के रूलिंग पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसीलिए इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी एग्रीकल्चर लैंड का प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी दोनों ही एक्सट्रीमली लो थे. दैट वी कैन ऑब्जर्व थ्रू द टेबल विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटास, जिसमें वीट और राइस के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को शो किया गया है, जिसे ऑब्जर्व करके और कंपेयर करके हम 1947 और 2018-19 के डेटास के अकॉर्डिंग उनमें वाइड डिफरेंस को समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कितने लो थे. नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. As we have seen earlier, the same it is that our agricultural land were really facing total uncertainty during the British rule, just because of dependency on rainfall. Rainfall अपने आप में uncertain होती है, और अगर farmers other means of irrigation को develop और promote ना करके rainfall पे depend करेंगे, तो agricultural land पे production और प्रोडक्टिविटी दोनों का अनसर्टेन होना नेचुरल है. मीन्स रेनफॉल अच्छी हुई तो गुड प्रोडक्शन, अदरवाइज बैड प्रोडक्शन. ब्रिटिशर्स के टाइम फार्मर्स के रेनफॉल पे डिपेंड करने की वजह से ही एग्रीकल्चर सेक्टर में अनसर्टेनिटी प्रिवेलिंग थी. फिर भी कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ इरिगेशन. डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें फार्मिंग किसी प्रॉफिट मोटिव से या कॉमर्शियल पर्पस से नहीं की जाती. इनफैक्ट फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती है, जिसमें वेरी लिटिल सरप्लस अमाउंट बचता है, जिसे फार्मर्स मार्केट में सेल करते हैं. इससे उनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पाती एंड दे रिमेन पुअर. Now fourth is gulf between owners of the soil and tillers of the soil. It is also very clear कि जमींदारी सिस्टम में जमींदार और फार्मर्स के बीच एक वाइड गैप कैसे क्रिएट हुआ. ओनर्स जो थे वो अपनी रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज करने में इंटरेस्टेड थे. ऑन द अदर हैंड टिलर्स को सिर्फ उतना ही देते थे जितना कि सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट होता था. नो सरप्लस अमाउंट गिवन टू देम. यहाँ तक कि कभी कभी वो अमाउंट सर्वाइवल के लिए भी सफिशिएंट नहीं हो पाता था. फिफ्थ, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो लैंड्स अवेलेबल थी फॉर फार्मिंग वो भी छोटी छोटी होती थी, साथ ही एक प्लेस पर ना होकर टुकड़ों में इधर उधर बिखरी हुई थी. इससे प्रोडक्शन काफ़ी कम होता था. इसका रीज़न ये है कि छोटी छोटी लैंड्स पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके प्रोडक्शन कर पाना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता था. नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज. लैंड रेवेन्यू सिस्टम हियर मीन्स द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो हमें पहले से ही क्लियर है, बट लेट्स सी वंस अगेन इन शॉर्ट. इसमें जमींदार को लैंड का परमानेंट ओनर डिक्लेयर किया गया था, जो टैक्स का एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देते थे. ये खुद लैंड पे फार्मिंग नहीं करते थे. इनफैक्ट ये सिर्फ मालिक थे और फार्मर्स से फार्मिंग का काम कराते थे. आई थिंक यू ऑल रिमेंबर कि ज़मींदार फार्मर्स से वर्क काफ़ी ज़्यादा कराते थे, लेकिन उसके बदले सिर्फ इतना उन्हें देते थे जो 2 टाइम के खाने के लिए ही हो पाता था. मीन्स ज़मींदार हमेशा प्रॉफिट में रहते थे. क्यों?
क्योंकि फार्मर्स के थ्रू प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, जबकि गवर्नमेंट को तो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट उन्हें पे करना होता था और फार्मर्स को कुछ खास पेमेंट वो नहीं करना चाहते थे, इनफैक्ट नहीं करते थे। इट मीन्स कि ज़मींदार के पास सरप्लस अमाउंट ज़्यादा होता था, जिसे वो अपनी लग्जरियस लाइफ लीड करने में स्पेंड करते थे, ना कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या था कि फार्मर्स को ब्रिटिशर्स ने उन क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए फोर्स किया जिनकी रिक्वायरमेंट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को थी अपने प्रोडक्शन वर्क के लिए। अब फार्मर्स उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे जो उनकी और उनकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, लाइक वीट, राइस एट्सेट्रा। अब वो ब्रिटिशर्स के नीड के अकॉर्डिंग फोर्सिबली कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, लाइक इंडिगो, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा।